Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of January 2024. तो गाइस आज है तारीख 12 जनवरी 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गुयाना को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स है ये एज अ एग्जॉस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, या फिर सिंपल शब्दों में भैया हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल से क्या निकलता है। ऑप्शन नंबर ए NH3, बी CH4, सी H2O या डी H2O2। नाउ इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स के बारे में। देखो हुआ क्या है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 हो चुका है रिलीज। हर साल ये इंडेक्स आता है जो कि हमको ये बताता है कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जिनका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर इंडिया किस जगह पर स्टैंड करता है 2024 के इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये न्यूज़ क्या है वो जान लो। न्यूज़ ये है कि देखो पहले क्या हुआ करता था कि जो ये कहीं ना कहीं हमारे पावरफुल पासपोर्ट्स हुआ करते थे, वही पासपोर्ट्स 2006 के कंपैरिजन में 2024 के अंदर हो चुके हैं डबल। पहली चीज़ और एकदम सटीक चीज़ पहले हमें यह जानना होगा कि आखिरकार ये पावरफुल पासपोर्ट होते कौन से हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अगर ये नहीं समझ में आया दोस्तों तो फिर उसके बाद ये इंडेक्स समझ में आएगा ही नहीं। आखिरकार किस बेसिस पर किस पासपोर्ट को पावरफुल बोला जाता है, तो इस बात को समझना। अब होता क्या है, कई बार ना हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया जो ये पासपोर्ट है और जो ये वीज़ा है वो होता क्या है। कई बार लोगों को पता नहीं होता यार वीज़ा क्या है, पासपोर्ट क्या है, सब एक ही है क्या है, ऐसा यहाँ पर लगता है। देखो दोनों में एक डिफरेंस होता है। अब सपोज यहाँ पे आप इंडिया से बिलोंग करते हो और आप यूएसए जा रहे हो, ठीक है, इंडिया से बिलोंग करते हो यूएसए जा रहे हो, तो आपको जाने के लिए क्या लगेगा, यहाँ से इंडिया की सरकार से आपको लेना पड़ेगा पासपोर्ट, ठीक है, भारत की गवर्नमेंट से पासपोर्ट लेना पड़ेगा। अब पासपोर्ट लेने के बाद में अब यहां से तो आप तैयार हो, आपको परमिशन मिल चुकी है, ठीक है, आप जा सकते हो। लेकिन क्या यूएसए में आप ऐसे ही जा पाओगे? यूएसए की सरकार से परमिशन लेना भी तो बनता है ना कि भाई क्या हम वहां पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ठीक है। तो वही परमिशन के बेसिस पर क्या होता है, वो जो कंट्री है जहां पे आप जा रहे हो अगर वो परमिशन देगी तो यानी कि वो आपको वीज़ा देगी, ठीक है। तो आप परमिशन ले रहे हो यानी कि आप वीज़ा लोगे पहले यूएसए का, तो यूएसए की सरकार वीज़ा देगी, देन उसके बाद यहाँ पर आप वहाँ पर एंट्री कर पाओगे। समझ गए। अब होता क्या है कि इंडिया का पासपोर्ट या इंडिया की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बिना वीज़ा के यानी कि बिना किसी देश की सरकार के परमिशन के, बिना किसी वीज़ा के उसमें एंट्री ले सकते हैं, उस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं, बस खाली हमें पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे कई सारे देश होते हैं, और अगर ऐसे देशों की संख्या यानी कि जिसमें हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ऐसे देशों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा पासपोर्ट यानी कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है कि भाई हमें वहाँ पर वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए। तो इसे कहते हैं एक पावरफुल पासपोर्ट किसी भी कंट्री का। और जितने ज़्यादा मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये इंडिया है, अब इंडिया जैसे कई सारी कंट्रीज़ के अंदर में इंडिया के जो लोग हैं वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और अगर ऐसे देशों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हो जाएं जहां पर हम बिना वीज़ा के जा सकें, तो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। समझ गए। तो इस बेसिस पर यहाँ पे हम ये पावरफुल का जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। सवाल ये है कि जो ये इंडेक्स है ये कितना सच्चा है। तो दोस्तों बिल्कुल इसको ओरिजिनल माना जाता है,
और एक बिल्कुल कह सकते हो विश्वसनीय रैंकिंग है ये, हम बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं क्योंकि सभी पासपोर्ट्स का प्रॉपर डेटा यहाँ पर यूज़ करा जाता है। और इस इंडेक्स को रिलीज़ करना शुरू किया गया था 2006 में। ठीक है, तो जो हैनले एंड पार्टनर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स है, इसके तौर पर यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, बाद में ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स करके तैयार हो गया। और ये इंडेक्स में डेटा लेते कहाँ से, मतलब क्या कोई तो सोर्स होगा जहाँ से ये बताएं कि भैया ये पासपोर्ट इतना पावरफुल है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात यह है कि जो भी डेटा लिया जाता है यहाँ पे वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लिया जाता है, IATA के नाम से जानते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे सटीक ट्रैवल इंफॉर्मेशन का डेटाबेस है, यानी कि सारा का सारा डेटा यहाँ पर भरा हुआ है। तो इसी डेटा का यूज़ करके रिसर्च टीम लगती है पूरी, देन उसके बाद जाकर ये पूरा इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। और इस इंडेक्स में टोटल 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। उसके बेसिस पर यह डेटा रेडी किया गया है। और मैंने आपको बता दिया कि पावरफुल पासपोर्ट वही है जिस पासपोर्ट के दम पर ज़्यादा से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के एंट्री हो सके, वही है पावरफुल पासपोर्ट। अब ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2024 का, इसका हाइलाइट्स देख लेते हैं कि भैया स्थिति क्या रही, कौन सा देश टॉप कर रहा है, कौन सा बॉटम पर है। तो यहाँ पर जो टॉप स्पॉट की जब बात करते हैं तो वहाँ पे 5 कंट्रीज बैठी हुई हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड सिंगापुर। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 6 कंट्रीज हैं और ये कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं ये टॉप स्पॉट पर बैठी हुई हैं। क्लियर? यानी इन देशों के जो पासपोर्ट हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनके सिटीजन की बात करें, इनके नागरिकों के पास में पासपोर्ट है तो वो कम से कम 194 अलग अलग दुनिया भर के डेस्टिनेशंस में अलग अलग जगहों पर बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं, उनकी वीज़ा फ्री एंट्री होगी। तो 194 ग्लोबल डेस्टिनेशंस बहुत बड़ा नंबर है और बिना वीज़ा के केवल आपने पासपोर्ट चाहिए। तो ये कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट हैं उनमें इतनी ताकत है, जिसके पास में इनका पासपोर्ट होगा इन कंट्रीज़ का, वो क्या कर सकते हैं 194 ग्लोबल डेस्टिनेशंस में बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये टॉप 10 कंट्रीज़ है ना इस पूरे इंडेक्स के अंदर में, इस बार 2024 के अंदर में ज़्यादातर इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक बेसिक चीज़ जाननी है, इंडिया का क्या स्टैंड यहाँ पर रहा है। तो इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक है दोस्तों वो 88 नंबर पर रखा गया है, हम 80 नंबर पर आ चुके हैं। और 80 नंबर पर क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया का पासपोर्ट किसी के पास में है तो वो 62 अलग अलग कंट्रीज में बिना वीज़ा के जा सकता है, 62 कंट्रीज में बिना परमिशन के एंट्री ली जा सकती है। और यह है इंडिया के पासपोर्ट की ताकत, जिस बेसिस पर 80 नंबर पर इंडिया का पासपोर्ट रखा गया है। फिर बात करेंगे टॉप की, तो हमने बात करी, इंडिया की बात करी है, बॉटम ऑर्डर की बात करते हैं। तो बॉटम में अफगानिस्तान को रखा गया है। क्यों? अफगानिस्तान का वीज़ा अगर पासपोर्ट किसी के पास में है तो वो केवल 28 कंट्रीज़ को ही बिना वीज़ा के विजिट कर पाएंगे। फिर बॉटम में अफगानिस्तान के साथ साथ सीरिया भी है। सीरिया के अंदर अगर सीरिया का पासपोर्ट किसी के पास में तो केवल वो 29 डेस्टिनेशंस को बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं। सीरिया के साथ में यहाँ पर इराक भी है और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास में है तो वो लगभग केवल और केवल 34 कंट्रीज़ को बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं और इराक 31 कंट्रीज़। समझ गए? तो ये बॉटम वाली कंट्रीज़ है। बाकी टॉप ऑर्डर वाली कंट्रीज़ हमने डिस्कस की, इंडिया का क्या स्टैंड है वो हमने डिस्कस किया। और अगर सेकंड और थर्ड स्पॉट पर जानना है तो आपको ये हाईलाइट देखनी होगी। फिनलैंड, स्वीडन, साउथ कोरिया का सेकंड रैंक आया है और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, नेदरलैंड का थर्ड स्पॉट आया। और फर्स्ट स्पॉट पे कौन से देश हैं वो ऑलरेडी मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बता दिए थे। तो ये जो रैंकिंग्स हैं ये ध्यान रखना, कई बार वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में डायरेक्टली आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है ना। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आर्टिकल डिस्कस किया, अब ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों रेडीमेड नोट्स के जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नहीं लिखने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको ये PDF के फॉर्म में, एक प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली बेसिस का PDF। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस।
या फिर जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और ये अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, आप इधर उधर खर्च कर देते होंगे और गारंटी है कुछ दिनों बाद ही आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स उसके बाद भी मिलते रहेंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना कि हाँ आपको किस तरीके से फ़ायदे हो सकते हैं। देन फाइनली अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ये आर्टिकल आज के पेज नंबर 1 पर जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिंक करेंगे। और क्या है पूरा मैटर, जैसे आज से कुछ दिन पहले भी मैं डिस्कस करने वाला था, वहां पर मैंने डिस्कस किया नहीं था, बट आज फिर फ्रंट पेज पर आ चुका है, तो यह मैटर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों इजराइल और पैलेस्टीन का जो ये विवाद है, ये तो आपको पता है पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद तो ये मैटर वापस से बहुत खतरनाक तरीके से न्यूज़ में आया। और ये जब से लड़ाइयाँ चल रही हैं, बताया जा रहा है कि अभी तक, यानी कि पिछले साल अक्टूबर 7 2023 से अभी तक 23,200 पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है गाजा पट्टी में इजराइल की मिसाइलों से। तो ये मैटर जब चल ही रहा था, इतनी देर में साउथ अफ्रीका उठ के आता है और साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है यूएन का, यानी वर्ल्ड कोर्ट, दुनिया का एक कोर्ट जो है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे के नाम से जानते हैं। तो साउथ अफ्रीका आईसीजे में, ये आप देख पाओगे, साउथ अफ्रीका के लीडर हैं, पैलेस्टीनियंस के लीडर हैं, ये सब अभी पीछे आप कोर्ट देख पा रहे होंगे, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसी के बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका इस मुद्दे को उठाता है और बोलता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि भाई आप बीच में आइए और इधर जो इजराइल इस तरीके से अटैक कर रहा है इसको रोकिए। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर में जीनोसाइड का इल्ज़ाम लगा दिया है। जीनोसाइड मतलब हत्याकांड, बहुत बड़े लेवल पर इजराइल हत्याकांड कर रहा है, ऐसा यहाँ पर साउथ अफ्रीका का कहना है। साउथ अफ्रीका ने यूनाइटेड नेशन के कोर्ट से बोला है कि प्लीज़ आप इस मैटर में आइए और तुरंत यहाँ पर इस मैटर को समाप्त कीजिए, क्योंकि ये मैटर जितना लंबा जाएगा उतने ज़्यादा यहाँ पर पैलेस्टीनियंस की जान जाएगी। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल चर्चा में है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें कहीं पर भी आपसे नहीं पूछी जाने वाली। यहाँ पे जो पूछा जा सकता है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, कैसे काम करता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। ये बेसिक प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो जब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसको हम वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के हमारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक इनका जुडिशियल प्रिंसिपल ऑर्गन है और वही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इस कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था जून 1945 में, एक चार्टर था यूनाइटेड नेशन का उसी के थ्रू। और इस कोर्ट को 1945 में आने के बाद में वैसे इसने काम करना शुरू नहीं किया था, काम करना इसने असल में जो शुरू किया था वो अप्रैल 1946 से किया। उसके साथ साथ यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, जो इस कोर्ट की सीट है, यानी कि इस कोर्ट का मेन हेडक्वार्टर है, वो हेग में है, नेदरलैंड के अंदर। ध्यान रखना, ये दोनों लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइन में क्या चीज़ फर्क कर रही है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक है, तो दोस्तों इन 6 ऑर्गन्स में से अगर आईसीजे को हटा दें तो बचे बाकी जो 5 ऑर्गन्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इन सब की बात कर रहे हैं। बचे जो यहाँ पर 5 ऑर्गन्स हैं उन सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर में। इकलौता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बचता है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। यही चीज यहां पे कंफ्यूज कर सकती है। हम ये पढ़ के जा सकते हैं कि भैया सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, नहीं, केवल इकलौता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड के हेग में प्रेजेंट है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भी मैटर पहुंचता है, जो भी इसकी सुनवाई होती है जजेस के सामने, वो सब पब्लिकली होती है। यहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच और इंग्लिश, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो जजेस बैठे हैं उनके पास में क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, जरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कोर्ट के पास में बहुत सारी पावर्स है, कई सारे प्रकार के ये केसेस को देख सकता है। मेजरली जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 देश हैं आपस में भिड़ चुके हैं, जैसे कई बार इंडिया पाकिस्तान के काफी सारे केसेस होते हैं। कुलभूषण जाधव वाला केस आपको पता होगा, तो वो सब केस कहाँ पे निपटे हैं? वर्ल्ड कोर्ट के अंदर, यानी इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो जब भी 2 कंट्रीज के बीच में कोई भारी डिस्प्यूट्स हैं दोस्तों, तो वो डिस्प्यूट पहुंच जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उस केस को ये देखता है। दूसरा, कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करते हैं, अपने एडवाइजरी ओपिनियंस देते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है तो सही रहेगा, तो वो ओपिनियन भी यहाँ पर ये क्लियर दे सकते हैं।
और जो एडवाइजरिंग प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट के सामने, वो ध्यान रखना दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि यहाँ पर देखो, कोर्ट के पास कोई मैटर पहुंचा तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, या तो जजमेंट दे देगा अपना कि भैया ये हमारा जजमेंट है, इसको फॉलो करना होगा, या तो अपनी एडवाइस देगा कि भैया ऐसे काम करना होगा। तो कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो फाइनल है और वो बाइंडिंग है दोनों पार्टीज के ऊपर में, उसको फॉलो ही करना होगा और वो पार्टीज उसकी अपील भी नहीं कर सकती कहीं और, ठीक है, वो मानना ही मानना होगा। तो ये है कोर्ट का जजमेंट। लेकिन कोर्ट की जो एडवाइस है, वो एडवाइस यहां पर इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो इनकी मर्जी है उस एडवाइजरी को वो माने या ना माने। तो ये दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। अब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। भैया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस बैठे होंगे, ठीक है। कितने जज बैठे हैं? तो टोटल यहाँ पर 15 जजेस आपको देखने को मिलेंगे और वो 15 जजेस केवल एक देश के नहीं है, दुनिया भर की कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। और उन जजेस का जो टेन्योर होता है वो 9 साल का होता है, ठीक है। सवाल यह है, उन जजेस को लाता कौन है? इलेक्शन उनका कैसे होता है? कैसे बैठाया गया उनको इस पद पर? तो वो इलेक्शन दोस्तों होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से। ये यहां पर इलेक्ट करते हैं इन वर्ल्ड जजेस को, समझ गए। और एक व्यक्ति को इस पद पर जाने के लिए कहीं ना कहीं उसे एक मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए होंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में उसको मेजोरिटी वोट मिलेंगे, तभी वो इस पद पर जा सकता है। और इस कोर्ट का, जैसे मैंने बोला कि यहां पर कोर्ट में 15 जज हैं टोटल, तो इसके जो 1/3 कॉम्पोजिशन होता है, 1/3 जो जज हैं वो हर 3 साल में बदलते हैं। और जजेस वापस री इलेक्शन के लिए एलिजिबल भी हैं। हो सकता है इनका टेन्योर खत्म हो जाए और हो सकता है वापस से इनको जज के तौर पर इलेक्ट कर लिया जाए। और एक बार जज इलेक्ट हो जाता है तो वो जो मेंबर है इस कोर्ट का, ऐसा ना हो कि वो अपने देश की सरकार से कहीं ना कहीं अपना कोई संबंध रख रहा है, ऐसा नहीं है। उस जज को इंडिपेंडेंट रहना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अलग अलग देशों से यहाँ पे जज बैठ रहे हैं। अगर कोई जज अपने देश के प्रति किसी जो पार्टी है उससे मिला हुआ या मतलब गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ खुलकर जजमेंट नहीं दे सकेगा, अपने देश के फेवर में काम करेगा, ठीक है, चाहे वो गलत ही क्यों ना कर रहा हो वो कंट्री। ऐसी भी चीज़ यहाँ पर होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जजेस होंगे। तो इस कोर्ट के जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, पूरी शपथ ली जाती है, देन उसके बाद में जाकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि उनको इस पद पर दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अरे यार, पेज नंबर गलत डला हुआ है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। मैं यार मतलब पेज नंबर ध्यान नहीं रहता, आप समझ रहे होंगे, आर्टिकल में पढ़कर, ठीक है, बैकग्राउंड डेटा कलेक्ट करके उसके बाद या पेज नंबर किसी में चेंज कर देता हूँ। शुरुआत में आप देख पाते होंगे चेंज हो जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आते आते यार भूल जाता हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। बट आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रेजेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार से क्वेश्चन किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह पर सवाल पूछ चुका है। आपको डिटेल से इसके बारे में पढ़ाऊंगा, फिर एट द लास्ट आप अगर एक क्वेश्चन मैं आपको मेंस का दूंगा, चाहो तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, वो यूपीएससी का ही है, ठीक है। तो हुआ क्या, कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार से बोला कि जो हमारे पास एक बॉडी है GEAC नाम की, इसकी फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जब भी हम किसी फसल के अंदर में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका अप्रूवल देने का काम, ये सारा काम GEAC के पास में है। सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहता है, क्या इस बॉडी ने, क्या इस कमेटी ने जो रिपोर्ट्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की, वो रिपोर्ट्स देखी अच्छे से या नहीं देखी? क्योंकि हुआ क्या, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से कुछ बायोसेफ्टी का इशू हो सकता है, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो वही कोर्ट पूछता है सुप्रीम कोर्ट सरकार से कि भैया उस जो रिपोर्ट आई है टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, उसको देखा आपने या अच्छे से नहीं देखा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये मस्टर्ड जो सरसों है ये खाने की चीज़ है, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है एनवायरमेंट में। रिलीज करने से पहले इस रिपोर्ट को देखना होगा, जिस वजह से ये पूरा का पूरा मैटर चर्चा। और जैसा मैंने बोला, ये चीज़ें एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगी। अब मेन चीज़ क्या है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है कौन सी? तो यहीं पर बात की गई है DMH11 के बारे में दोस्तों। तो ये DMH11 पिछले साल न्यूज़ में था। आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ DMH11 क्या है। देखो, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, अगर आपसे खुद से समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है काफ़ी लोग समझ जाए, लेकिन हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है। समझ जाएंगे नो डाउट, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको मैं बहुत सरल करके समझाने की अपनी साइड से कोशिश करूँगा। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए, बस खाली आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ में हर एक पॉइंट अच्छे से सुनना है,
ठीक है। अब पहली चीज दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मामला क्या है। एक तो होती है फसल जेनेटिकली मॉडिफाइड, एक होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में हमने दो अलग अलग वैरायटी ली, उन दोनों को यहाँ पे हमने उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। अब उनसे जो तीसरी चीज प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे हो गया हाइब्रिड। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, दो फसलें लेंगे, उनकी जीन के अंदर जो उनकी जीन होती है उसमें चेंजेस करेंगे। मान लो कोई जीन हटा दिया, कुछ ऐड किया, कुछ इस प्रकार के चेंजेस करे गए। तो यहाँ पे ये जो जीन करे जाते हैं किस चीज़ के, ये जो बदलाव किए जाते हैं जीन में किस चीज़ के लिए, ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा हमें एडवांटेज मिल सके, यानी उस फसल के ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हो सकें, इसलिए हम यहाँ पर ये बदलाव करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन और हाइब्रिड दोनों में डिफरेंस है, समझ गए। अब जो ये मस्टर्ड है, जो ये सरसों यहाँ पे तैयार की गई है DMH11, ये नाम ध्यान रखना है। और DMH11 का यार मैंने ये इसका फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ध्यान रखना। ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 तो एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है। हमने खुद से जीन के अंदर बदलाव करके इसको तैयार किया है, समझ गए। और कौन कौन सी फसलें यहाँ पर मिलाई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दो फसलें यहाँ पर, ध्यान रखना। यहीं पे मैं छोटा छोटा ड्रॉ करूँगा, इसको समझते हुए चलना। एक हमारी खुद की देश की वैरायटी है जिसका नाम है वरुणा, ये इंडिया की मस्टर्ड वैरायटी है, भारत का सरसों है। और दूसरी वैरायटी है हीरा, ठीक है, ये कहाँ की है, बेसिकली यूरोप की वैरायटी है, ईस्ट यूरोप की वैरायटी। तो एक तरफ हो गया हीरा और एक तरफ हो गया वरुणा, ठीक है। तो ये इंडिया की वैरायटी हो गई और ये यहाँ पर यूरोप की वैरायटी होगी। अब इन दोनों मस्टर्ड में हम क्या करना चाहते हैं, इनके अंदर जीन के अंदर बदलाव करके एक नया जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाला मस्टर्ड प्रोड्यूस किया है हमने, जिसका नाम है DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ठीक है, लेकिन क्या बदलाव करेंगे, कैसे बदलाव करेंगे, वो सब कुछ समझेंगे। उससे पहले एक बात और जानो दोस्तों, जो मस्टर्ड होता है, जो ये सरसों आप देख पा रहे हो, इस सरसों का जो फूल आपको दिख रहा है ना, ये फूल एक परफेक्ट फूल माना जाता है। कहोगे अब ये क्या टर्म हो गई, परफेक्ट फूल। परफेक्ट फ्लावर दोस्तों उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें सारे के सारे फीचर्स हों। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सारे फीचर्स की जब बात आती है तो मतलब जैसे अगर हम बात करेंगे मस्टर्ड फ्लावर की, तो इस फ्लावर में आपको 4 पेटल्स नजर आएंगे, 4 सेपल नजर आएंगे, स्टेमेंस, सुपीरियर ओवरी, ठीक है, यानी कि मेल पार्ट्स फीमेल पार्ट्स दोनों इसके अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट यहां पर ही अपने आप को ये कर सकता है। तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स इसके अंदर में प्रेजेंट हैं, ये कहलाता है यहां पर एक परफेक्ट फ्लावर। और इसी के अंदर हमें, और परफेक्ट फ्लावर देखो ये इंडिया वाला है वरुण, और ईस्ट यूरोपियन वाला भी जो फ्लावर है ये हमारा मस्टर्ड फ्लावर, वो भी एक परफेक्ट फ्लावर है, दोनों परफेक्ट फ्लावर हैं। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना है, इनके जीन में कुछ बदलाव करना है ताकि हमें एक बढ़िया मस्टर्ड मिल सके जो ज़्यादा तेजी से ग्रो कर सके। तो हम करेंगे क्या, हमने पहले एक बैक्टीरिया लिया दोस्तों, मिट्टी में से हमने एक बैक्टीरिया निकाला है, मिट्टी में से एक बैक्टीरिया निकाला जिसका नाम क्या है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिएंस, ये इसका नाम है। और इस बैक्टीरिया में से हमने 3 जीन निकाल लिए। ये तो हमारी वैरायटी, यानी कि 2 फ्लावर अभी हमारे रखे हुए हैं, ये फ्लावर नंबर 1 और ये फ्लावर नंबर 2 ऐसे ही यहां पर रखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, हमने क्या किया, अब गए मिट्टी में से हमने एक बैक्टीरिया निकाला, ये बैक्टीरिया रहा, इस बैक्टीरिया में से 3 अलग अलग प्रकार की जीन निकाली हमने, एलियन जीन, जिसका नाम है, एक का नाम है बार्नेस, एक का नाम है बर्स्टर, एक और है यार बार करके यहाँ पे कुछ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसमें से क्या कर दिया, जीन निकाल ली। अब वो जीन निकाल कर हम क्या करेंगे, इसी में यूज करेंगे, इसी फ्लावर में यूज करेंगे। वो यूज कैसा होगा जरा अब उसको समझो। ठीक है, अब आप इसको समझने के लिए देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, जैसे कि समझने के लिए हमने ये वाला जो फ्लावर है ना, इस फ्लावर को हमने मान लिया। ठीक है, ये सब कुछ मत देखना ऊपर, या फिर हम क्लियर जगह पर ले सकते हैं, यार कोई क्लियर पेज नहीं है, चलो यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, इस वाले बॉक्स में आप लोग देखना, यहाँ पे समझो हमने यहाँ पर ये वाला फ्लावर ले लिया और ये है ईस्ट यूरोपियन वाला वेरिएंट जो हमने अभी उठाया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको मर्ज करना है इसको दूसरा वाले फ्लावर से। दूसरा जो हमारा मस्टर्ड फ्लावर है वो कौन सा है, इंडिया का वरुणा वेरिएंट। ठीक है, इससे हमें एक नया DMH11 बनाना है। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर इससे DMH11 प्रोड्यूस कर रहे हैं, धारा मस्टर्ड 11, जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप रहेगा हमारा। और दूसरी तरफ हमारी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उससे हमने बैक्टीरिया निकाला और बैक्टीरिया में से कुछ जीन निकाले। एक जीन तो हो गया हमारा बार्नेस, ठीक है, और दूसरा जीन हो गया हमारा बार्स्टर्ड।
एक सेकंड रुक जाओ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया था आपको। एक तो हो गया हमारा बार्नेस और दूसरा हो गया बार स्टार। ये अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, एक हो गया हमारा बार स्टार। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब कुछ बदलाव कर रहे हैं। जैसे हमारा जो ये इंडिया वाला वेरिएंट है, इंडिया वाला जो फ्लावर है मस्टर्ड फ्लावर, ये एक परफेक्ट फ्लावर है जैसे मैंने आपको बताया। अब परफेक्ट फ्लावर है तो इस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंडिया वाले वेरिएंट में से जो मेल वाला पार्ट है उसको स्टेराइल कर देंगे। स्टेराइल मतलब जैसे अगर रॉ शब्द में बोले नसबंदी कहते हैं, है ना। तो मेल वाले पार्ट्स को हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। तो ये क्या होगा कि मतलब ये जो फ्लावर है ये पॉलिनेट कर नहीं कर सकेगा, आगे रिप्रोड्यूस नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि जो मेल वाला पार्ट है इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे, लेकिन फीमेल वाला पार्ट इसका रहेगा। तो ये जो फ्लावर है इसका फीमेल पार्ट ओपन है अभी भी, लेकिन मेल पार्ट को हमने पूरी तरह से रोक दिया। क्या यूज़ किया हमने मेल पार्ट को कैसे रोका, हमने इसी मिट्टी से, जो मिट्टी से बैक्टीरिया निकाला था ना, उस बैक्टीरिया में जो बार्नेस नाम का जीन निकला है उसका यूज़ करके ये किया हमने। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारा ईस्ट यूरोपियन वेरिएंट है दोस्तों, ईस्ट यूरोपियन वेरिएंट में हम लोगों ने क्या किया, जो बारस्टार है, इस बारस्टार वाला जो ये सॉइल में से दूसरा जो जीन निकला है बारस्टार, उसका यूज़ हमने अपने इस वाले वेरिएंट में कर दिया। और इस वाले फ्लावर में यूज़ करके हमने क्या किया, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया। हमने जो मेल की फर्टिलिटी है यहाँ पर वो रीस्टोर करके रखी है, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स काम कर रहे हैं। इधर मेल पार्ट काम नहीं कर रहा है, मेल पार्ट को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया बार्नेस के माध्यम से, और फीमेल पार्ट एक्टिव है। इधर दोनों पार्ट्स काम कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में क्या रह जाएगी, यहाँ पर एक प्रकार की जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो करवाई जाएगी। उस क्रॉस ब्रीडिंग से दोस्तों यहाँ पर हमको मिलता है DMH11, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपने देखा ना कि इंडिया की वेरिएंट और यूरोप का वेरिएंट, इनके जो जेनेटिक्स थे, जो जीन थे, उसके अंदर बदलाव किया गया, कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। यहाँ पर मेल फर्टिलिटी को बनाए रखा, मेल फर्टिलिटी को इसलिए बनाए रखा ताकि जो हमको वापस से जो नया प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी मेल फर्टिलिटी आगे बरकरार रहे। और आगे मेल फर्टिलिटी बरकरार रहेगी तो वो आगे वो फर्टिलाइज, और उसको हम फर्टाइल कर सकेंगे, ठीक है, वो आगे भी फर्टाइल रहेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा साइंस है DMH11 के पीछे का। आई होप आपको दोस्तों बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा मामला क्लियर हो चुका है। अब सवाल यहां पर यह है, हमने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था। रीजन ये था कि भैया जो DMH11 है, जो नया मस्टर्ड आया है, इसमें 28% ज्यादा प्रोडक्शन हमको नजर आ रहा है नॉर्मल वाले से, ज्यादा बढ़िया और ज्यादा तेजी से यहां पर एक ग्रोथ हमको नजर आ रही है। और दूसरी चीज दोस्तों, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, ये सरसों हमारे लिए जरूरी भी है। क्यों, भारत एक तरफ जो खाने वाला तेल है वो लगातार इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं देश में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी डिमांड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा हमारा बाहर जा रहा है। तो इसी वजह से जो ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाला मस्टर्ड है ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हमारे लिए ज़रूरी है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। हम अपने देश में अपने खुद से ही प्रोड्यूस करके अपने देश की डिमांड को कम कर सकते हैं, डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड की। जैसे हमारे पास में कुछ ऑयल सीड्स ऑलरेडी हैं, सोयाबीन है, रेप सीड है, ग्राउंडनट है, सीसमम है, सनफ्लावर है, सैफलावर है, लिन सीड है। इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे सीड्स हमको नजर आते हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन दोस्तों इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। सबसे बढ़िया प्रोडक्टिविटी इस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाले मस्टर्ड की ही हमको नजर आएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से इसके अंदर एक चेंजेस करके इसको इसमें से एक बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है DMH11 यानी कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है। जहां पे हम लोगों ने मिट्टी से 3 अलग अलग जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के 3 अलग अलग जीन का यूज़ किया, दूसरी तरफ 2 अलग अलग जो फ्लावर है उसकी वैरायटी का यूज़ किया, उनके जीन में बदलाव करके नया फ्लावर को प्रोड्यूस कर दिया। सवाल यह है कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं, ऐसी फसलों के फायदे क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला फायदा यह है कि दोस्तों यहाँ पर इससे प्रोडक्शन इंप्रूव होता है, ठीक है। प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, जो हमारी नॉर्मल क्रॉप की फसल होती है ना, उससे 20 से 25% ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फसल के प्रोडक्टिविटी में। वो फसल कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है ना, उसको भी दर्शाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखना। और इसी तरीके से तो हमारे पास में BT कॉटन है, BT ब्रिंजल है। नाउ अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, ठीक है। अब देखो यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी PYQ 2012,
2012 का प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 जो टेक्नोलॉजीज है वो कहाँ पर मेंशन की जाती है? बीटी कॉटन के पर्सपेक्टिव से मेंशन की जाती है। ये जो टेक्नोलॉजीज है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको डेवलप करने में यूज़ की जाती है। बीटी कॉटन में यूज़ की गई थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। उतना ही नहीं, यूपीएससी ने 2019 में भी डायरेक्टली एक प्रश्न पूछा। प्रश्न यह है कि कैसे जो बायोटेक्नोलॉजी है, यही बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार से जो चेंजेस हो रहे हैं ना जीन के अंदर में, वही है बायोटेक्नोलॉजी। तो कैसे जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक हमारे फार्मर की, किसान की जो लिविंग स्टैंडर्ड वो इंप्रूव कर सकती है। भाई प्रोडक्शन ज़्यादा होगा इन सब चीज़ों से, तो कैसे यहाँ पर उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सकता है, ये आपने बताना है। आप चाहो तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। 2019 का प्रश्न है, क्योंकि डेली मेंस का क्वेश्चन मिलता है, आज बाकी मेंस का क्वेश्चन है नहीं, तो आप इस वाले क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी इसको पढ़कर बढ़िया सा आंसर लिख सकें। जैव प्रौद्योगिकी किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है, यह आपने समझाना है 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है सूरत, इंदौर जो है हमारे देश के सबसे साफ शहर निकल कर आए हैं एक पर्टिकुलर लिस्ट के दौरान। हुआ क्या कि कल के दिन, कल थर्सडे था, तो कल स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे गए और ये अवार्ड को दिया गया हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के थ्रू। और जो ये अवार्ड दिया गया है इसमें साफ शहरों का अवार्ड दिया गया है, साफ राज्यों का अवार्ड दिया गया है। और जब बात कर रहे हैं हम लोग सिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे सिटी में पहली बात वो शहर लिए गए हैं जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। तो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो शहर हैं और सबसे ज़्यादा साफ सुथरे हैं, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर आया है इंदौर। और इंदौर लगातार मुझे लगता है ये 7वीं बार इस रैंक में फर्स्ट नंबर पर है, जो कि साफ सफाई में सबसे आगे है। सेकंड पर है सूरत और थर्ड पर है नवी मुंबई, फोर्थ पर है ग्रेट विशाखापत्तनम और फिफ्थ पर है भोपाल। और जब बात करेंगे राज्यों की, भाई कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट स्टेट हैं, तो नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, सेकंड पर है मध्य प्रदेश, थर्ड पर है छत्तीसगढ़, फोर्थ पर है उड़ीसा और फिफ्थ पर है तेलंगाना। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लीनेस्ट सिटीज़ के बारे में और क्लीनेस्ट स्टेट को लेकर ये जो अवार्ड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। तो ये अवार्ड के बारे में आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ये आपका पीआईबी का डेटा है। हाँ, ये धुंधला है मुझे पता है, बट यही हमारे पास में अवेलेबल है आज के समय पर, जो गवर्नमेंट वेबसाइट पर है। तो ऑल इंडिया क्लीन सिटी, जब सभी पूरे देश के अंदर में सबसे साफ शहर की बात करते हैं, उस रैंक 1 में इंदौर और सूरत हैं। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 3rd पर है नवी मुंबई, क्योंकि रैंक 1 पर 2 देश हैं, यहाँ पर 2 सिटी हैं, इंदौर सूरत। तो फर्स्ट सेकंड ये हो गए, बाकी सेकंड रैंक खाली है। 3rd पर अगर आप देखोगे तो वो है नवी मुंबई। ये वो सिटीज़ है दोस्तों जहाँ पर पॉपुलेशन, जो आबादी है वो 1 लाख से ज़्यादा की है। अब 1 लाख से कम वाले पॉपुलेशन वाले सिटी की बात करते हैं, तो 1 लाख से कम वाले पॉपुलेशन में जो साफ सुथरा शहर है उसके रैंक 1 पर है सासवत, सेकंड पर है पतन, 3rd पर है लोनावाला। ठीक है, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करेंगे तो माओ कैंटोनमेंट बोर्ड है। और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षा शहर की बात करेंगे तो वो चंडीगढ़ है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 1 की बात करेंगे तो वो वाराणसी है। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 2 प्रयागराज है, जहाँ पर गंगा नदी सबसे ज़्यादा साफ है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो अवार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे गए। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं या फैक्ट जान लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में। तो ये जो अवार्ड है इनकी शुरुआत होती है 2016 में, और ये अवार्ड दिए जाते हैं किस किस को? जो हमारा यहाँ पर साफ शहर है ना, साफ स्टेट है बेसिकली उसको, ताकि सब में आपस में कंपटीशन लगा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो साफ सफाई है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट करने के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा अवार्ड है ये कंडक्ट होता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ध्यान रखना, इसका मेन और जो इंपॉर्टेंट गोल है वो यही है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं उनको एंकरेज करना कि वो भी पार्टिसिपेट करें, अपने सोसाइटी को, अपने एरिया को, अपने शहर को, अपने स्टेट को, अपने देश को साफ रखें, साफ सुथरा रखें। तो ये एक मेन पर्पज़ यहाँ पे है।
दूसरी चीज़ ध्यान रखना, जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर में ही आता है। ये आप देख पाओगे, ये पिछले साल वाला है। अभी तो जो हमने डिस्कस किया है 2023 के अवार्ड्स हैं, क्योंकि 2023 का पूरा साल खत्म हुआ है ना, तो ऑब्वियस ही बात है 2023 के अवार्ड्स का डेटा आएगा। और अभी आप देख पाओगे ये उससे पहले 2022 का पूरा डेटा है। 2022 में भी इंदौर टॉप में था। जब बात आती है पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन के मामले में भी सबसे कम पोल्यूशन इंदौर में है, तो उस समय पर भी ये टॉप पे था। ठीक है, तो इंदौर लंबे समय से लगातार टॉप कर रहा है। अभी 2023 का जो अवार्ड दिया गया है, अभी जो हमने डिस्कस किया था, उसका रिपोर्ट जब हिंदुस्तान टाइम्स पब्लिश करेगा ना, तो कुछ इसी प्रकार से पब्लिश करेगा, तो मैं वापस से आपके सामने ये लेकर आऊँगा, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, बाकी आते हैं अगले आर्टिकल पर। पेज नंबर 15 पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम लिंक करेंगे। सॉरी, ये कल का आर्टिकल है मुझे लग रहा है, पेज नंबर 15 पर मत चेक करना इसे, लेकिन आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है कि दोस्तों यहाँ पे जो रशिया है ना, रशिया भी कच्चे तेल के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और दूसरी चीज़, आज के समय पर रशिया के ऊपर दुनिया भर का एक प्रेशर हमको नज़र आ रहा है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ का, कि भैया रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, लगातार सैंक्शंस वगैरह लगाए गए रशिया के ऊपर में, लेकिन रशिया फिर भी यहाँ पर उनकी इकॉनमी चलती रही। यूरोप के अंदर फिर भी यहाँ पर रशिया बेहतरीन तरीके से ग्रो हुआ है। अभी हाल ही में खबर ये आती है, जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, ये वो कंट्रीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करती हैं। इन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे, तेल का जो प्रोडक्शन है उसको कम करेंगे, तेल के उत्पादन को कम करेंगे, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिल सके। क्यों? भाई यही वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कर रहे हैं। अगर उत्पादन करना कम कर देंगे, डिमांड तो दुनिया में उतनी ही है ना। अगर ये प्रोडक्शन कम कर लेते हैं, डिमांड उतनी है, तो क्या होगा, इसके रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे तो इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो प्राइसेस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली 2022 की अगर हम लोग बात करें, तो 2023 में भी अगर हम लोग बात करें, तो बहुत सारा कच्चा तेल हमने रशिया से परचेज किया डिस्काउंट में। ठीक है, क्योंकि जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे, तो रशिया ने डिस्काउंट में ढेर सारा कच्चा तेल बेचना शुरू किया, जो कि हमने बढ़िया तरीके से परचेज किया। लेकिन अब रशिया ने अपने अमाउंट इंक्रीज कर दिए हैं, तो जो रेट में अब इंडिया परचेज कर रहा है तेल, वो रेट हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है इंडियन रिफाइनरीज है, इवन इंडियन रिफाइनरीज ने पिछले साल की बात बता रहा हूँ, 2023 में जो नवंबर का महीना था, नवंबर में जो हमने रशिया से कच्चा तेल परचेज किया दोस्तों, वो $85.90 बैरल के हिसाब से परचेज किया। एक बैरल में आपको पता है 159 लीटर्स होते हैं, तो इतना तेल $85 के आसपास का यहाँ पर दिया गया, 85.90। तो रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, डिस्काउंट में अगर लेना ही था तो रशिया के पास क्यों गए। मतलब ये तेल इसका दाम बढ़ चुका है आज के समय पर, क्योंकि इससे कम दाम जो चल रहा था वो इराक के अंदर था। रशिया में 85.90 था और इराक में ये दाम था 85.70। तो इराक से परचेस कर लेते वो तेल, क्यों किया रशिया से परचेस। तो अभी जो प्राइस है दोस्तों वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। और इंडिया ने भी साफ साफ यहां पर अपना स्टेटमेंट दे दिया है, अगर रशिया हमें डिस्काउंट में तेल नहीं देगा तो हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनसे भी परचेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमें डिस्काउंट में तेल मिला तो हमने ढेर सारा परचेस किया। और इंडिया ने, मैं आपको बताऊं, लगभग $3.6 बिलियन सेव किए थे। इतना पैसा हम लोगों ने बचा लिया था सस्ता तेल को परचेस करके, सस्ता कच्चा तेल परचेस करके। लेकिन सिनेरियो अब धीरे धीरे बदल चुका है। तो वही सिचुएशन यहां पर बताई जा रही है कि अब हमें भी ऑप्शंस थोड़े से और देखने होंगे, हमें भी यहां पर, क्योंकि देखो रशिया कहीं ना कहीं चाइना की तरफ डाइवर्ट हो चुका है। क्योंकि दुनिया से जो प्रेशर पड़ा रशिया के ऊपर में, उस समय पर एक बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से जो सपोर्ट, खुला सपोर्ट खड़ा था, वो चाइना खड़ा हुआ था। चाइना ने लगातार यहाँ पे सपोर्ट किया। और दूसरी तरफ देखो, इंडिया तेल परचेस कर रहा था भले ही रशिया से, चाहे कितना ही वॉर हो रहा हो। उसके बाद इंडिया के ऊपर प्रेशर भी था दुनिया भर की कंट्रीज़ का, यूरोप का प्रेशर था, यूएसए का प्रेशर था, वेस्टर्न कंट्रीज़ का प्रेशर था कि इंडिया क्यों ये तेल परचेस कर रहा है। भारत तेल परचेस कर रहा है, मतलब यूक्रेन के अंदर जो लोगों की जान जा रही है उसमें इंडिया की फंडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत तेल परचेस करेगा, पैसा देगा रशिया को, फिर रशिया वही पैसा यहाँ पर यूज़ कर रहा है इस युद्ध के अंदर में, इस वॉर में यूज़ कर रहा है। तो ऐसा प्रेशर भी था। तो अब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर ये तेल का ऊपर डिपेंडेंसी बन रही थी धीरे धीरे रशिया के ऊपर में, वो वापस से हटेगी। उसमें और यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। इंडिया आज के समय पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर और कंज्यूमर है कच्चे तेल का।
हमारी जितनी ज़रूरत है, हमारे देश की जितनी ज़रूरत है, उसका 80% हम केवल इम्पोर्ट करते हैं ये तेल। वो यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। चलो, यानी कि अब थोड़ा महंगा मिलेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़े क्योंकि दूसरी तरफ हमने रशिया से अगर नहीं परचेज किया, रशिया भी प्राइस बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ जो ओपेक कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करती हैं वो भी अपने दाम बढ़ा रही हैं। तो अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तेल के, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर में ज़्यादा। वही हम डिस्कस करेंगे, आखिर कच्चे तेल के जो प्राइसेस हैं अगर वो बढ़ेंगे तो भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नंबर 1 असर जो है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। इससे हमारे देश का जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, पहले भी हम इतना ही तेल परचेज कर रहे थे, आज भी इतना ही परचेज कर रहे हैं। पहले कम पैसा देकर परचेज कर रहे थे, अब उतने ही तेल को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, सिंपल बात है, हमारे देश को घाटा होगा। सेकेंड चीज इन्फ्लेशन, सिंपल सी बात है, अब हम बाहर से ही महंगा तेल उठा रहे हैं तो देश में भी महंगा बिकेगा नहीं बिकेगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी मारेगी फिर उसके बाद, तो वो इन्फ्लेशन को प्रमोट करेगा, देश में महंगाई बढ़ेगी। तीसरा जो असर पड़ेगा वो है फिस्कल हेल्थ। जो ऑयल के प्राइसेस हैं अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो अब यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और तेल के ऊपर जो कच्चा तेल है उस पर सरकार का जो टैक्स है वो अलग अलग लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलग है, ठीक है। इसी वजह से अलग अलग राज्यों में तेल के दाम अलग अलग होते हैं, सबको ही पता होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखे हैं वो अलग अलग रुपए के हैं हुए हैं। तो बोला जा रहा है अगर तेल के प्राइसेस लगातार इंक्रीज होंगे तो सरकार को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और वो जो प्रेशर है कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, टैक्स को कट डाउन करेगा। सरकार को फिर खुद अपने ही टैक्स काटने पड़ेंगे, और टैक्स काटने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर पैसा नहीं आएगा, जो कि फिर वो आगे डेवलपमेंट के अंदर में खर्च नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू बेसिस है वो भी यहाँ पर ख़राब होता हुआ रहेगा। हमें बहुत सारा लोन लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, ऐसे कई सारे जो इश्यूज़ हैं हमको वो नज़र आएंगे। इकॉनमी की जो रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों ये तो आपको पता ही, जब हम बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में बेसिकली दो प्रकार के क्रूड ऑयल हमारे दुनिया में देखने को मिलते हैं। एक होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल और दूसरा होता है WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वाला कच्चा तेल है ये USA से आता है, स्पेशली टेक्सास से, लुइसियाना से, नॉर्थ डकोटा से। और जबकि ये जो हमारा ब्रेंट वाला कच्चा तेल है ये नॉर्वे से आता है, शेटलैंड आइलैंड से, और जो हमारा स्पेशली नॉर्थ सी है ऊपर वहाँ से आता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रेंट क्रूड ऑयल नॉर्थ सी से आता है, और ये जो WTI है ये कह सकते हो अमेरिका से आता है। और दोनों के तेल के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा फर्क होता है दोस्तों। जैसे अगर हम दोनों ऑयल्स की बात करेंगे तो दोनों लाइट हैं, लेकिन जो ब्रेंट वाला है जो हम नॉर्थ सी से मंगाते हैं ये थोड़ा सा, इसकी जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा गाढ़ा होता है ये, ठीक है। और WTI वाला कम गाढ़ा होता है, और WTI वाला कम गाढ़ा है इस वजह से इसके अंदर जो सल्फर होता है वो कम है, जबकि ब्रेंट वाले में सल्फर जो है थोड़ा ज़्यादा होता है WTI के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है WTI और साथ ही साथ में इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको इसलिए पढ़ाई गई क्योंकि UPSC सवाल पूछ चुका है। 2011 में यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि दुनिया भर के जो ऑयल प्राइसेस हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बताओ जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, वो न्यूज़ में देखने को मिला। उसको लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये कच्चे तेल का ही एक पार्ट है। सही बात है भाई, कच्चा तेल ही तो है ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ये नॉर्थ सी से निकाला जाता है, ये भी सही है, आपको पढ़ाया अभी, ब्रेंट क्रूड ऑयल नॉर्थ सी से आता है जबकि WTI अमेरिका से आता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ब्रेंट क्रूड में सल्फर नहीं होता, ये गलत है। ब्रेंट क्रूड में तो ज़्यादा सल्फर होता है, WTI से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट को देखते हुए अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 इज द करेक्ट वन। फिर यहीं पर एक और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया UPSC के 2008 में। क्वेश्चन ये था कि भैया हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा जब भी तेल के ट्रेड की बात होती है तो बैरल यही वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एक बैरल में, एक ड्रम में कितना होता है, कितना लीटर होता है? तो दोस्तों मैं जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ 1 बैरल में लगभग 159 लीटर्स के आसपास होता है। पॉइंट में समथिंग कुछ और बढ़ जाता है, बट एग्जैक्ट तरीके से देखें तो 159 लीटर्स को यहाँ पर सही हम मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब देखो यार, एडिटोरियल हमारे लिए कुछ ज़्यादा काम के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं मिले हैं आज, बस खाली यहाँ पर इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस को लेकर डिस्कशन हुआ है। मैं बहुत डिटेल से ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं। आप फाइनली आएंगे अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर कि जो हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं एज अ एग्जॉस्ट? तो ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर यानी कि H2O, हाइड्रोजन अगर जलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? पानी मिलेगा ना, ठीक है। तो H2O इज द करेक्ट आंसर।
नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।